धीरे धीरे करके अब ये विषय भी थोड़ा थोड़ा सबको पता चलने लगा है, और धीरे धीरे अयन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक उत्तर का अयन और दूसरा दक्षिण का अयन। तो ये चीजें किसके आधार पर हैं? सूर्य। देखिए, देखो, महीने किसके आधार पर हैं? महीना जो भी है वो किसके आधार पर है? चंद्र। चंद्र के आधार पर है। चंद्र की कलाओं पर महीना तय होता है। और अयन किसके आधार पर तय होता है? सूर्य सूर्य। की गति के आधार पर तय होता है कि उत्तर की तरफ गया तो उत्तरायण, और दक्षिण की तरफ गया तो दक्षिणायन। और इसीलिए उत्तरायण हमने ऑलमोस्ट फिक्स रखा है। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। और कब आती है वो? हाँ, देखो ये बात कितनी अच्छी है। ना ना, साची बात है। पर संक्रांति जो है वो भी बदलती रहती है। अभी इस जहां पर अभी हम खड़े हैं वहां पर मकर संक्रांति की डेट है 15 जनवरी, 14 जनवरी नहीं है। 100 साल में, हर एक 100 साल में संक्रांति का दिन 24 घंटे पीछे जा रहा है। और इसीलिए आप देखोगे कि जो पवन की गति है, हाँ, 15 तारीख को ज्यादा होती है, 14 तारीख से ज्यादा होती है, क्योंकि 25 साल हम आगे आगे हैं। माने 2000 से शुरू करके 25 साल तक हम आगे आगे, अभी 26वें साल में हम जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे करके 14 से 15 तक वो शिफ्ट होगा, रादर शिफ्ट हो चुकी है। आप देखेंगे तो संक्रांति का समय अभी है वो 14 या 15 जनवरी है, जिसमें सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, दिन लंबे होते हैं, गर्मी बढ़ती है, दिन लंबे होते हैं, और शरीर का बल कम होता है। और उसमें कौन कौन सी ऋतु आएगी? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। જૂનું લખેલું છે કે એમ પડ્યું છે? ચાંદની એવું જ છે કે ખોટું કહેવાય એમ કે છે? હા, તૃપ્તિ બોલ માતા। લખવાનું છે ને, રહી ગયું છે। सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, गति गर्मी करता है बढ़ती उसको उत्तरायण कहा जाता है। और उत्तरायण में जो महीने आते हैं उसका नाम है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसमें दिन लंबा होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे अयन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिन बढ़ता जाएगा, रात छोटी होती जाएगी। और शरीर का बल कम होता है, शरीर का बल कम होता है। वहीं दक्षिणायन में क्या है? करीब करीब वो जुलाई में शुरू होता है। नहीं हो, एक खोटी संकल्पना से आप जेम जेम भावे हम कहते 21 जून। એ લગભગ મધ્ય દિવસ છે, ત્યાં દિવસ અને રાત્રિ બે 12 કલાકની હોય છે। બે વાર આવશે, 21 માર્ચ અને એવી જ રીતે બીજો એક દિવસ છે સપ્ટેમ્બરની આસપાસ છે। સપ્ટેમ્બર એન્ડમાં પણ એવી જ દિવસ છે
કે જ્યારે દિવસ અને રાત સરખા હોય, એટલે દિવસમાં વર્ષમાં 2 વાર એવા આવે કે જ્યારે દિવસ અને રાત બે 12 કલાકના હોય. હે આગળ જવાનું. હા એટલે આવું છે, આવું હા ખરેખર છે. હવે તેમાં કઈ આમ આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ નથી. એટલે એક વ્યક્તિ સાથે વાત કરતો હતો, હમણાંનો જ છે, થોડાક દિવસ પહેલાનો છે. તો મને કે મેં કીધું તમારે ને અમારે કેટલો ડિફરન્સ છે? તો કે બસ કે 15 દિવસ સુધી 4.5 કલાક છે, 15 દિવસ પછી 5.5 કલાક થઈ જશે. આવું બધું હાલતું એટલે એમ. और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो समय चक्र है, समय का ज्ञान है या कोई भी विषय का ज्ञान है, वो कभी भी ऐसा बदलता नहीं है, और इसीलिए उसका महत्व है. चलते दक्षिणायन में, तो दक्षिणायन में क्या होता है? सूर्य की गर्मी जो है वो धीरे धीरे कम होती है, शरीर का बल बढ़ता है, और इसमें ऋतुओं के नाम कौन कौन से आते हैं? वर्षा, शरद और हेमंत हैं. सूरज की गति दक्षिण की तरफ होती है, गर्मी धीरे धीरे कम होती है, शरीर का बल बढ़ता है, और इसमें ऋतुएं आती हैं वर्षा, शरद और हेमंत. हाँ ऋषि माता शू दुख थयुं आमां? हम्म. बरोबर છે, બરોબર છે. क्लियर? तो ये बात है अयन की. अब आती है बात दोषों की. तो कौन से ऋतुओं में कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा दोष कम होगा, कौन सा दोष का संचय होगा, किसका समन होगा, कौन बढ़ जाएगा, कौन कम हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा. ठीक है? क्यों विचित्र विचित्र इसका, क्यों विचित्र विचित्र है आમાં? हाँ? तो ये कितना ऑकवर्ड, माने अगर देखा जाए तो ऑकवर्ड है. अरे यार ऐसा छोटी छोटी चीजों को क्या समझना, क्या करना. मगर जब इन विषयों को जब देखते हो कि भाई उसके साथ अपना स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, पैटर्न जुड़ी हुई है, जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, त्योहार जुड़े हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है, सभी कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो चलो बनाएंगे एक चार्ट. કેમ બનાવશું ચાર્ટ આપણે? तो पहले आपको 4 कॉलम बनाने हैं, कुल मिला के 4 कॉलम बनाने हैं. नहीं नाना नाना करशो तो हालશે, એવું નથી કે આના તો અક્ષર મોટા રહ્યા ને એટલે એ તો મહાન છે એમ. 4 कॉलम, कॉलम એટલે ઊભી લાઈન हो. पहले में लिखो दोष ऑब्लिक ऋतु, ऊपर दोष ऑब्लिक ऋतु. उसके बाजू में लिखो दूसरे कॉलम में लिखो संचय, दूसरे में लिखो प्रकोप, मैंने तीसरे कॉलम में प्रकोप. सर दूसरे में क्या लिखे? पहले में दोष ऑब्लिक ऋतु ऐसा लिखना है कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखना है संचय, तीसरे कॉलम में लिखना है प्रकोप, और चौथे कॉलम में लिखना है शमन.
संचय का मतलब क्या है? संचय, धन संचय, संग्रह, जमा करना, डिपॉजिट। प्रकोप का मतलब क्या है? एलिवेशन, दिखता है। और शमन का मतलब है शांत होना। अब पहले कॉलम में पहली रो बनेगी, उसका नाम है वात। दूसरी रो बनेगी, उसका नाम है पीत। और तीसरी रो बनेगी, उसका नाम है कफ। हो गए 3 रो। अब चलते वायु पर। तो संचय के नीचे लिखो ग्रीष्म, फिर लिखो वर्षा बाजू में, और अंत में लिखो शरद। हाँ 2 3 4 है। वायु में 2 3 4 में, 2 में संचय में क्या लिखेंगे? ग्रीष्म। माने जो ग्रीष्म गर्मी के दिन है उसमें वायु का संचय होगा। दूसरी ऋतु है प्रकोप। प्रकोप में कौन सी ऋतु है? वर्षा। वर्षा माने बारिश। तो वर्षा में जो रहेगा माने बारिश के दिनों में वायु बढ़ेगा। और तीसरा कौन सा है? शमन। कब शांत हो जाएगा वायु? शरद ऋतु में शांत हो जाएगा। शरद ऋतु में कौन से महीने आते हैं? भाद्रपद अष्टमी। भाद्रपद और अश्विन। तो वायु ये नेचुरल है, इसमें कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ તમે બધા એક શબ્દ તો સાંભળો છો કે વાયડું છે. કોણ વાયડું છે? વાલ હે? ચણા છે એટલે લીલા ચણા છે, પછી વાલ છે, ગુવાર છે, ચોરી છે, આ બધાને આપણે વાયડા કહીએ. હવે એ જ વસ્તુ તમે જો વરસાદની સિઝનમાં ખાઓ તો શું થાય? વાયુ વધે કે ઘટે? વધે વધી વધે. જાય. એ ઊંધિયું આપણે ચોમાસામાં ખાતા નથી. અને એવી જ વસ્તુ, એ જ તીખું ઊંધિયું, એવી જ તીખી વસ્તુ ચોમાસામાં શું ખાય છે? ભજીયા ખાઈએ છીએ, કે હાંડવો, કે ઢોકળા. ખાસ ઢોકળા નહીં, એટલે ઓલા ઢોકળા એટલે આથા વગરના ઇન્સ્ટન્ટ. તો તીખી વસ્તુ ત્યારે ખાઈએ છીએ, પણ ત્યારે તીખી વસ્તુ નોખી ખાઈએ છીએ. શિયાળામાં તીખી વસ્તુ ખાય છે, એ નોખી છે. એને ખબર હતી કે ત્યારે વાયુ થશે, ગેસ થશે, એટલે વર્ષા ઋતુમાં જે ખાવાની વાત કરી છે કેવું છે? બધું સાદું સિમ્પલ છે. ચાતુર્માસમાં શું કીધું? લીલોતરી नहीं खावानी, फलाणो नहीं करवानो, ढीकणो नहीं करवानो. तो कहवानो तात्पर्य है कि भाई ये ऋतुओं में जो दोषों की संकल्पना हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा है. दूसरी ऋतु में आते हैं पित्त में, तो उसका संचय होगा वर्षा में. दूसरे में लिखेंगे शरद, और तीसरे में लिखेंगे हेमंत. इसका मतलब क्या हुआ? वर्षा में पित्त बढ़ेगा, शरद में उसका प्रकोप ज्यादा होगा और हेमंत में उसका शमन होगा. तो ये होगा. शरद ऋतु में सबसे ज्यादा पीत होगा, और इसीलिए श्राद्ध के महीने में हम दूध खाते हैं. शरद पूर्णिमा को भी खीर खाते हैं, दूध पोहा खाते हैं. तो ये सारे विषय इसलिए थे. ऐसे ही नहीं थे मान लेते थे पितृ का ये होगा, पितृ का वो होगा. સર હમણાં એક અમારા મેમ્બર્સ મને એક કલાક ડિસ્કસ આજ ક્વેશ્ચન કોનો? કે અમારા એક મેમ્બર્સ આવે છે ભાવના બેટીઝના છે
એને એવું કીધું કે આપણને આપણા પેરેન્ટ્સે કીધું છે કે પિતૃને કરવાનું છે એટલે આપણે કરીએ છીએ, આપણે સામે ક્વેશ્ચન નથી કર્યું કે શું કામ એમ, કેમ આ જ ટાઈમે, કે મારા છોકરા મને હવે એવું પૂછે છે કેમ આ જ ટાઈમે તમે કરો છો, કેમ તમે આજ ક્રિયાનું કેમ પૂરો છો, તો કે મારી પાસે આન્સર તો છે. હું મારા સાસુને પૂછું તો એમ જ કહે છે કે કરીએ છીએ, ડર હતા છે એટલે આપણે કરીએ છીએ. પણ કે મારા છોકરા પૂછે તો મારે આન્સર આપવાનો છે, એટલે કેટલું બધું તો એક કલાક વાત છે. આજે એમ કે ના ના આજે તમે અત્યારે પૂછો એટલે એનો એ જ મારી બધું સમજાઈ જશે. એ જ કે આવું ખબર નથી, અમને કીધું તમે એમ જ કહીએ છીએ, આપણે મોટા ગરડા કીધું તો અમે એમ જ કરતા આવીએ છીએ. પાછળનું રીઝન પૂછતા નથી આપણે કે આ જ ટાઈમ આવું કરવાનું. तो यही विषय है कि माने कोई भी विषय है तो उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, और विज्ञान धर्म और व्यवस्थाओं को, सामाजिक जीवन को एकदम से जोड़ा गया था। मानिए कि भाई क्यों हम कोई भी त्योहार या कोई भी विषय है वो क्यों हो रहा था, तो उसके पीछे लॉजिक था। ठीक है, चलते हैं तीसरी ऋतु की तरफ, कफ की तरफ, सॉरी तीसरे दोष की तरफ चलते हैं, कफ की तरफ। तो उसमें आएगा शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। माने शिशिर ऋतु में कफ का संचय होगा, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा, और ग्रीष्म ऋतु में ये शांत हो जाएगा। और इसीलिए स्वाइन फ्लू से लेकर जितने भी अच्छे अच्छे फ्लू हैं वो वसंत महीने में ही आते हैं और गर्मी आते आते चले जाते हैं। और ये चीजों का पता अमेरिका वालों को नहीं है, और इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लू की भी वैक्सीन लेते हैं। ये पता ही होता है यहाँ पर कि भाई स्वाइन फ्लू है तो ध्यान रखना है, એટલા માટે હોળી શેકવાની વાત હતી। કેમ હોળી શેકવાની, કેમ પ્રદક્ષિણા કરવાની, શું કામ ભૂખ્યા રહેવાનું, શું કામ ધાણી ખજૂર અને દાળિયા જ ખાવાના। तो जो पूरी परंपराएं हैं, माने हम धरती का भी ध्यान रखते थे और अपना भी ध्यान रखते थे। कोई नहीं विचार होगा आ पानी ने हूँ लोटो लेने बधा आम शरू थी जाए पानी ढोड़वाना ने कीचड़ करी नाखे छे अंदर, हालवा जेवुं नो रही अर्धी कलाकमां। शुं काम एवुं करे छे? એટલે એ ન સમજાતું કે જે વખત વાયરસ છે પહેલેથી આવે ને હોય ત્યારે એને કેમ ટ્રીટમેન્ટ કરવા જાય, ઓનલી હેલ્થ એન્ડ પ્રોસ્પેરિટી ફોર ફ્યુચર હા ત્યારે કે એ તે છોકરા અમારા ગામડામાં સબ છોકરાને છે, છોકરીઓ નથી છે ના ગર્લ્સ સ્ટ્રોંગ છે बहुत फाइट। तो इसके पीछे भी विज्ञान है, सबके पीछे विज्ञान है। સર જાણવાની બહુ ઈચ્છા છે પણ વાંચવાની એટલી ઈચ્છા નથી તો એ તો બધા કરી દે ને તો ખૂબ મજા આવે સર। तो विषय यह है कि जब आप होलिका के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है कि नए कपल को क्यों ले जाना है, तो गृहस्थ जीवन की जो शुरुआत है, माने गृहस्थ जीवन का जो पहला साल है वो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव चेंजेस एक ऑप्टिमम चेंजेस होते हैं। खास करके जब अब तो कोई बंदा 35 साल की एज में मैरिज करेगा तो ये विषय नहीं है। आज या महिलाएं हैं वो 35 साल की माने मेनोपॉज आते आते तो शादी के लिए सोचते हैं, और लड़के भी वही एज के आसपास आके सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए ये विषय नहीं है। क्योंकि जब पहले के समय में जब 15 साल की लड़की या 25 साल के लड़के या उस समय जब मैरिज होने की प्रक्रिया थी तो एक रिप्रोडक्टिव चेंज है, या 18 साल और 22 साल गिनो जो भी गिनो, तो मैरिज के बाद एक रिप्रोडक्टिव चेंज की पूरी शुरुआत होती है। और उस चेंज में उष्मा का, गर्मी का एक अपना महत्व है, और उस विषय को ध्यान में रखते हुए होलिका के लिए
क्या कर, बहुत सारी चीजें खाने की न खाने की बहुत सारे विषय बन जाते हैं। जो प्रीवियस मैरिज जो महिलाएं नहीं खाती, बहुत सारी चीजों के लिए मना करती नहीं माता है, वो मैरिज के बाद वो नहीं होता ऐसा। तो जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो हैं, उस रिप्रोडक्टिव चेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक गर्मी के प्रति जाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए वहां पर वो चीजें हैं। क्योंकि बिफोर मैरिज ये देखा जाता है कि बीज का निर्माण होना चाहिए, बस उतना ही देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वो परिपक्व हो या ना हो। मगर जैसे ही मैरिज होते हैं तो ये देखा जाता है कि बीज परिपक्व होना ही चाहिए, और बीज की परिपक्वता के लिए शरीर की गर्मी का अहम महत्व है। वो समझाने के लिए वहां पर होलिका के पास ले जाने का विषय था। मैं वही कह रहा हूं, वो इसलिए होता था। और वही जब बच्चे को ले जाने की प्रक्रिया होती थी तो उसमें क्या बांधते थे हम? मिला हाइडो बांधी नहीं जवानो। હવે જોજો એ જે હાઈડો છે એ શેનો બને? એટલે કે પકાવેલી ખાંડ, પતાસું નથી હોય, પતાસું જે છે એ બહુ પાકી ગઈ હોય ખાંડ, આ એટલો પાકેલો ન હોય, વચ્ચેની જે સ્ટેજ જે છે એટલે પતાસા બનવા પહેલા કે હાઇપોગ્લાયસેમિક ન થઈ જાય એટલે ચૂસે રાખશે, નજીક હશે ચૂસે રાખશે મોઢામાં, એટલે હાઈડો બાંધવાનો હતો. મને ઈ તો લઈ જવાની પ્રક્રિયા, પણ એનું પ્રિકોશન ભેગું રાખતા કે હાઈડો પહેરાવીને લઈ જતા કે એ ગરમી એને ન લાગી ગઈ, ડિહાઇડ્રેટ થઈ ગયો, ક્યાંક હાઇપોગ્લાયસેમિક થઈ ગયો તો શું, તો હાઈડો બાંધીને લઈ જવાનો. હા, એટલે એ જ કહું છું, એટલે હું એ જ कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं, अब कहाँ वो बातें हैं और कहाँ ये बातें हैं. तो हर एक विषय के पीछे माने कभी भी आप लोगों ने गर्मी में उगाड़ा पगे खेतर में हेला हो गई तो खबर पड़े कि डामर करता વધારે તપે, ઢેફું જે છે એ બહુ તપે, ડામર કરતા વધારે તપે. હવે જો તમે ઈ પાણી ન છાંટો તો ત્યાં તમે હાલી જ ન શકો. આ તો ડામરના રોડ છે એટલે કિચડ થાય છે, પણ ઓમાં તો સાથે સાથે મડ બની જાય, એટલે માને એ એકદમ કિચડ જેવું બને, એટલે કિચડ જેવું બને એટલે તમારે એ એટલી એરિયા કોઈ ગરમ જ ન થાય. એ આખો એક એરિયા છે, હીટને કંટ્રોલ કરવાની વાત હતી. બાકી આખી રાત તમે વિચાર કરો કે જો ચાલુ રહીએ તો કોકના ઘર સુધી પહોંચી જાય ગરમી, આખું ગામડું બાળી નાખે, ખબર છે એ વસ્તુ. અને એમાં તણખો એવું તો હળગી જ જાય એની ગરમીથી ખાલી.